मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज हम जो है मध्य प्रदेश की जनजाति के अंतर्गत जो है हम सहरिया और कोरकू जनजाति के विषय में हम अध्ययन करेंगे और ये मध्य प्रदेश की जनजाति का भाग 5 होगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो। लेकिन उससे भी ज़रूरी चीज़ है कि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वीडियो में थोड़ा सा समय व्यतीत करें, थोड़ा सा रुकें वीडियो में। ठीक है, आप उसको देखें। ठीक है, तो बस इतनी सी मेरी इल्तिजा है आपसे कि आप जो है थोड़ा सा वीडियो को देखें ज़रूर और जितना हो सके उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, हम लोग अपने वीडियो पे आते हैं। तो आज हमारा अध्ययन का केंद्र जो है वो सहरिया जनजाति और कोरकू जनजाति। पहले हम सहरिया जनजाति को देखते हैं कि सहरिया जनजाति जो है, सहरिया जनजाति का जो मूल है वो कोलेरियन है। ठीक है, सहरिया जनजाति का जो मूल है वो कोलेरियन है। अभी तक हमने देखा बाकी जो जनजातियाँ थी वो द्रविड़ मूल से आती थी, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि सहरिया जो है कोलेरियन जनजाति से है। कोलेरियन इसका जो है मूल है। सहरिया शब्द की उत्पत्ति जो होती है शहर से हुई है, जो कि एक पारसी भाषा का शब्द है। ठीक, सहरिया शब्द की उत्पत्ति शहर से हुई है, जो कि पारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जंगल। इसका एक और प्रचलित अर्थ है कि सहरिया को अगर हम लोग अलग अलग तोड़ें तो सह धन हरिया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शेर के साथ, ये इसका एक अलग प्रचलित अर्थ है। ठीक है, सहरिया के विषय में कुछ अन्य चीज़ें ये हैं कि सहरिया अत्यंत पिछड़ी जनजाति। हमने बात किया था कि 3 जनजाति को जो है मध्य प्रदेश सरकार ने अत्यंत पिछड़ी जनजाति के रूप में रखा है, जिसमें सहरिया, भारिया और बैगा जनजाति। ठीक, तो उसी में से ये सहरिया जनजाति है जो मुख्यतः मध्य भारत के पठार में पाई जाती है, मध्य प्रदेश के अंदर खास तौर पे। भीलों के छोटे भाई कहलाने में ये गर्व महसूस करते हैं। ठीक है, ये अपने आप को भीलों का छोटा भाई कहलाने में गर्व का अनुभव करते हैं। इनका मूल निवास जो है शाहाबाद के जंगल, इसका जो याद रखिएगा, इसका मूल निवास जो है शाहाबाद के जंगल, जो कि कोटा राजस्थान में है, वहाँ से लेकर मध्य भारत का पठार जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ तक इनका विस्तार है। ठीक है, फिर इनकी जो है ये क्या क्या काम करते हैं, इनका जो व्यवसाय हम लोग देख लें, इनकी अर्थव्यवस्था देख लें तो ये कृषि भी करते हैं, कृषि मजदूरी भी करते हैं, वनोपज संग्रह भी करते हैं। ठीक है, साथ में कुछ अन्य चीज़ें भी हैं, है ना। तो अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ छोड़ते हैं। फिर देखिए ये बड़ी आलसी किस्म की जनजाति होती है, काम करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। फिर ये जो है मुख्यतः मदिरा पान का सेवन ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, मतलब सर्वाधिक मदिरा पान करने वाली जनजाति है। इस कारण ये पिछड़ी जनजाति, एक तो काम नहीं करते, ऊपर से शराब पीने की जो लत है इनके अंदर वो बहुत ख़राब है, जिसके कारण ये अत्यधिक ऋणग्रस्त जनजातियों में शामिल है। ठीक है, तो इस तरीके से है। फिर इनके जो मकानों की जो श्रृंखला होती है, ये मकानों की श्रृंखला बनाकर रहते हैं। मकानों की एक श्रृंखला होता है जो कि एक समूह में होता है। ठीक है, मकानों की श्रृंखला होती है जो कि एक समूह के रूप में होता है, तो उसको सहराना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? सहराना। और सहराने का जो मुखिया होता है वो पटेल कहलाता है। सहराना मतलब मकानों की श्रृंखला बनाकर समूह में रहना सहराना कहलाता है, जिसका मुखिया क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर इनको जड़ी बूटी संग्रहण का भी अच्छा खासा ज्ञान है, मतलब दवाइयों का काफ़ी अच्छा ज्ञान होता है सहरिया जनजाति को, क्योंकि जंगल से जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है कि दवाइयों के विषय में इनको अच्छी खासी जानकारी रहती है। ठीक, फिर थोड़ा सा इनका विवाह पद्धति के विषय में थोड़ी सी जानकारी फिर नीचे भी हमको देखते हैं कि इनमें जो है तलाक प्रथा और विधवा विवाह को मान्यता है। तलाक को भी मान्यता है इनके इसमें और विधवा विवाह को भी मान्यता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर हम और चीज़ें इसमें देख लेते हैं। एक तो ये भूमिहीन जनजाति होती है, दूसरा ये ऋणग्रस्त जनजाति। कैसी जनजाति है? ऋण से ग्रस्त, वही आलसी होना है ना, काम ना करना, तो ऋणग्रस्त तो होगा, और ऊपर से मदिरा पान का शौक, तो काफ़ी पिछड़ी जनजाति हो जाती है उस हिसाब से ये। अब इनके हम थोड़े से नृत्य देख लेते हैं। नृत्य में 2 नृत्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिए। दुलदुल घोड़ी और लहंगी नृत्य। ठीक है, दुलदुल घोड़ी और लहंगी दोनों नृत्य जो हैं वो सहरिया जनजाति से संबंधित है। कई बार परीक्षा में ये आपसे पूछ सकता है कि दुलदुल घोड़ी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है या लहंगी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, तो ये दोनों के दोनों नृत्य सहरिया जनजाति से संबंधित हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लहंगी नृत्य जो है रक्षाबंधन के दूसरे दिन जो है किया जाता है, खासतौर पर महिलाओं के द्वारा।
ठीक। फिर एक जवारा नृत्य होता है जिसमें महिला और पुरुष एक घेरे के रूप में क्या होते हैं कि जो ज्वार बोया जाता है टुकने में उसको लेकर ये नाचते हैं, तो जवारा नृत्य भी होता है इनमें। ठीक है, हमारे इसमें जवारा है ज्वाला होते हैं ना नौ दुर्गा के समय, तो वही वाली बात है। फिर इनमें जो है हिंदू देवी देवताओं की मान्यता है। कुल मिला के मान्यता क्या है, हिंदू देवी देवताओं की मान्यता है। मतलब ये हिंदुओं के जितने देवी देवता होते हैं उसको ये मानते हैं। मतलब इसमें सहरिया जनजाति पर जो है हिंदू धर्म का प्रभाव है। ठीक, और विशेषकर ये दुर्गा माता की पूजा आराधना किया करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो लगभग सहरिया जनजाति से इतनी ही चीज़ें हैं जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, बाकी हम यहाँ से रख देते हैं। ठीक, अब नीचे आते हैं कोरकू जनजाति में। तो कोरकू जनजाति का भी मूल क्या है, कोलेरियन मूल के हैं। ये मुंडा या आबली कोल जनजाति की उपशाखा है। कोरकू किसकी उपशाखा है, मुंडा अथवा कोल जनजाति की उपशाखा है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। आर्थिक संपन्नता के आधार पर इनके दो वर्ग हैं, एक राजकोरकू जो कि जमींदार वर्ग होता है और एक पाथरिया कोरकू होता है जो कि कृषक वर्ग होता है। ठीक है, शारीरिक बनावट की अगर इनकी बात करें हम लोग तो इनका रंग काला होता है कोरकू जनजाति का, कद मध्यम होता है, नाक चपटी तथा चौड़ी होती है, होंठ मोटे होते हैं, बाल काले और इनका शरीर जो है हष्टपुष्ट मतलब डिल डॉल वाला होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर इनकी विवाह पद्धति का हम लोग देखें कोरकू जनजाति की तो संगोत्री विवाह वर्जित है, वधु मूल्य विवाह प्रचलन में है, लमसेना लमझना, लमसेना का मतलब होता है कि घर जवाई या घर दामाद बना लेना है ना, वाली प्रथा इनमें है। राजाबाजी प्रथा होती है, हट विवाह होता है जिसको घुसपैठिया विवाह कहते हैं। इस विवाह में ये होता है कि जो युवती होती है वो युवक के घर में जानबूझ के धरना देकर बैठ जाती है कि मुझसे शादी करो और फिर युवक को शादी करनी पड़ती है। ठीक है, फिर अंतर विवाह होता है और चिथौड़ा विवाह भी जो है कोरकू जनजाति में होता है। ठीक है, अब इनके व्यवसाय की बात करते हैं। व्यवसाय में जो है इनका व्यवसाय मुख्य रूप से है कृषि, आखेटन मतलब शिकार भी करते हैं, ये पशुपालन भी करते हैं, मत्स्यन मतलब मछली मारने के भी शौकीन होते हैं और वनोपज संग्रह। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए, जितनी भी जो जनजाति जो जंगल से जुड़ी हैं वो वनोपज संग्रह ज़्यादा किया करती हैं। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। फिर ये भी इन पर भी क्या है, हिंदू धर्म की मान्यता का प्रभाव है, शिव चंद्र की ये पूजा किया करते हैं। ठीक है, कोरकू जनजाति हो सहरिया जनजाति सब पर किसका प्रभाव है, हिंदू धर्म का प्रभाव है। ठीक है, इनका निवास हम लोग बात करें तो बहुत सुंदर गांव बसाते हैं ये, और गांव के चारों ओर बांस के बाड़े मतलब बांस के बाड़े से क्या करते हैं, बांस से उसके बाड़े से पूरे गांव को क्या करते हैं, घेर लिया करते हैं। ठीक है, और इनके जो घर होते हैं वो बांस के, खपरेल के, लकड़ी के बने होते हैं, और ये खाने पीने में ये शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। कोरकू जनजाति है ना, क्योंकि अभी हम कोरकू जनजाति के विषय में सारी चीज़ें अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, फिर अगर हम लोग बात करें इनकी सामाजिक व्यवस्था की तो सामाजिक व्यवस्था इनकी पितृसत्तात्मक होती है और इसमें टोटम व्यवस्था होती है, पितृसत्तात्मक या टोटम व्यवस्था होती है। ठीक, फिर यहाँ से कुछ और चीज़ें हैं, ये मक्का, कुटकी और ज्वार मतलब मोटे अनाज का जो है ज़्यादा सेवन करते हैं। ठीक, फिर सामाजिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि मृतक संस्कार में सिडोली प्रथा प्रचलन में है। ठीक है, जो भी मृतक संस्कार होते हैं उसमें एक प्रथा होती है सिडोली प्रथा, याद रखेंगे। सिडोली प्रथा का संबंध जो है वो कोरकू जनजाति से है। ये मृतक संस्कार से संबंधित एक प्रथा है ना, जिसका निर्वहन जो है कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें जो मृतक होते हैं मृतकों को दफनाया भी जाता है और जो उनके सम्मानीय व्यक्ति होते हैं उनको जहाँ दफनाया जाता है वहाँ पर लकड़ी का स्तंभ बनाया जाता है। ठीक है, किसकी याद में, जो उनके सम्मानीय लोग होते हैं उनकी मृतक की स्मृति में। ठीक है, लकड़ी का एक खंभा गाड़ देते हैं, उसमें कुछ उनके विषय में लिखा होता है। ठीक, इस तरीके से है। फिर कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे। हाँ, इनकी उपजाति देख लेते हैं। कोरकू की जो उपजाति है, कोरकू की बहुत सारी उपजातियां हैं। रूमा है, दुलारिया है, बोवई है, बदोरिया है ना, बावरिया है, मोवासी, इनको महुआ भी कहते हैं, पोतड़िया है, दुलारिया है, मोवासी रूमा है, नाहला और बोडोया। ठीक है, बहुत सारे इनके क्या है, बहुत सारी इनकी उपजातियां हैं। तो इसमें हम देखते हैं जो रूमा होती कहाँ पाई जाती है, कोरकू, जो कोरकू आदिवासी की जो रूमा प्रजाति है वो कहाँ पाई जाती है, या रूमा उपशाखा जो है वो कहाँ पाई जाती है, अमरावती जिले में। और जो बावरिया जो है वो बैतूल में पाए जाते हैं, और मोवासी या महुआ होते हैं ये अपराधी वर्ग के लोग होते हैं। ठीक, तो इस और जो बंदोरिया होते हैं,
बंदोरिया पचमढ़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जितने भी हैं रूमा, दुलारिया, बोवई, बदोरिया, बावरिया, मोवाशी, महुआ, पोतड़िया, दुलारिया, मोवाशी, रूमा, नहाला और बोडोया, ये सारी की सारी जो है किसकी उपजातियाँ हैं, कोरकू की उपजातियाँ हैं। ठीक है। बावरिया संप्रदाय के बारे में आपने देखा होगा कि जो बावरिया उपशाखा है उसके ऊपर साउथ की एक मूवी भी है। ठीक है। साउथ के सुपरस्टार है कैथी, कैथी की एक मूवी है थिरन, थिरन में आप देखना, उसमें बावरिया जनजाति के विषय में बताया गया है जो कि कोरकू की एक उपशाखा है। तो ये बड़ा लूटपाट करते हैं, आप हाईवे में जो घर रहते हैं उनको ये लूटते हैं, तो बताया गया है उसमें, कभी आप मूवी देखना, उसमें बावरिया समूह के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से वो लूटपाट किया करते हैं। हालांकि जिनका लूटपाट वाला जो वर्ग है वो मोवासी या महुआ जो कि एक प्रकार का अपराधी वर्ग है, लेकिन यहाँ उन मूवी में जो है बावरिया समुदाय को दिखाया गया है लूटपाट करते हुए। ठीक। तो इस तरीके से है। एक प्रश्न और आपसे है कि मतलब एक सामान्य जानकारी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील, भारत की भी है वो। ठीक। अगर एक समूह के रूप में आपसे पूछा जाए कि एक समूह के रूप में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आप उसका उत्तर लगाएंगे गोंड जनजाति। ठीक है। समूह का मतलब ये होता है कि जो गोंड जनजाति है उसकी बहुत सारी उपजातियां होती हैं, इसलिए उपजातियों के कारण उसकी जो संख्या है वो क्या होती है, एक समूह के रूप में ज़्यादा होती है। अगर समूह के रूप में पूछ रहा है सबसे बड़ी जनजाति तो गोंड, और एक समूह के विषय में नहीं पूछ रहा है, मतलब एक सामान्य पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आप उसका उत्तर लगाएंगे भील। और जब समूह के रूप में बात करेगा तो उसका उत्तर होगा गोंड जनजाति। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, और जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं आप उसको पढ़ते रहिए, डाइजेस्ट करते रहिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय श्री राम।